नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजीव श्रीवास्तव, योर होस्ट ऑफ एवरी मॉर्निंग विद editplatter.com, जो खबरों का सर्वश्रेष्ठ जरिया, द बेस्ट न्यूज पिक। हम आपके लिए शबरी की तरह रोज सुबह पिक करते हैं कंटेंट यूनिवर्स से जो सबसे अच्छी खबरें हैं, सबसे अच्छे विश्लेषण पीसेस हैं। तो आज की प्रमुख खबरें आपको बताता हूं, उन पे क्या विश्लेषण छपे हैं, क्या एनालिसिस छपी है देश और दुनिया के अखबारों में, उनके थ्रू आई विल टेक यू थ्रू। सो द बिग स्टोरी, अगर हम शुरुआत करते हैं भारत की राजनीति से, परसों जो खून की दलाली वाला रिमार्क था राहुल गांधी का, जो उन्होंने अपनी यूपी के रोड शो के दूसरे चरण को समाप्त करते हुए दिया था, उसको लेकर कल दिन भर राजनीति रही। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष का बयान आया कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं राहुल गांधी और मतदाता उनको इस बात की सजा देंगे। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो जेल से छूट के आए हुए लोग नेता हैं, उनकी सलाह पे हम ध्यान नहीं देते, उनकी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। क्लियरली उनका इशारा अमित शाह की तरफ था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यूपी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का, और सर्जिकल स्ट्राइक्स पे जो राजनीति हो रही है। मेरा मानना यह है, चूंकि इसमें एक तरह से देश को संबल मिला है, एक देश की इच्छा थी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर बीजेपी उसका इस तरह से लाभ भुनाने की कोशिश करेगी कि सबको दिखे साहब कि इस पर राजनीति हो रही है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। इसलिए अगर बीजेपी को लाभ लेना है तो बहुत सटल तरीके से उनको ये पॉलिटिक्स प्ले करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी और कांग्रेस को निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाए, क्योंकि खून की दलाली वाला रिमार्क बहुत इट हैज नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विद द पीपल, क्योंकि सोल्जर्स के संदर्भ में और इतनी उपयुक्त बात नहीं लगी। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं। India's plan of action before LOC strike reveals deception at the core. ये मनु पबी का पीस है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, प्रथम पन्ने पे बहुत अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। और हम जानते हैं कि मनु पबी डिफेंस के विषयों पर सबसे अच्छे लिखने वाले जर्नलिस्ट में से हैं, पहले इंडियन एक्सप्रेस में थे। इनकी जो खबर है उसका जो मेन बात है उसमें खास ये है कि देखिए, इंडिया ने एक तरह का डाइवर्जनरी फायर क्रिएट किया कि पहले आपने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करेंगे, यूएन में काफ़ी ज़ोरदार ढंग से प्रतिकार किया नवाज शरीफ की बात का, फिर कहा कि सार्क की समिट से पुल आउट कर लिया। तो लगातार पाकिस्तान में ये रहा, फिर एयरफोर्स को थोड़ा मोबिलाइज किया सीमा के पास। तो एक कॉन्स्टेंटली एक इस तरह के इशारे गए कि या तो इंडिया सिर्फ डिप्लोमेटिक मंच पे बात कर रहा है या कुछ हवाई हमले की तैयारी में है, सीमित हवाई हमले की। तो जो क्रॉस बॉर्डर जो रेड हुई और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई कुछ कमांडोज द्वारा, उसकी तरफ इतना पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं था। सो दे वर टेकन बाय सरप्राइज, एंड दैट्स व्हाई मनु पबी राइट्स दैट द इंडियन कमांडोज कुड क्रॉस ओवर द लाइन ऑफ कंट्रोल, go ahead, launch their counter attack, inflict massive damage to the opposition side and come back without getting hurt, not even a single casualty from the Indian side. So इस पीस का जो कुल मिला के लब्बो लुबाब है वो ये है। दो खबरें, जिनमें से एक का मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी उसका प्रमुखता से जिक्र करना चाहूँगा। एक खबर मेरे दिमाग में कल थी लेकिन वो कनेक्शन जब टूटा था उसकी वजह से निकल गई थी, उस पर भी आज जिक्र करेंगे। पहले उसका जिक्र करते हैं जो कल मेरे से छूट गई थी। नवाजुद्दीन शेख, मेरे पसंदीदा एक्टर और बहुत लोकप्रिय सितारे, वो अपने गांव में गए हुए हैं जिसका नाम है मुजफ्फरपुर के पास है, बदाना गांव का नाम है शायद। वहाँ पे वो 40-50 साल से एक रामलीला होती है जो बचपन से वो देखते आए हैं। बड़ा उनका शौक था कि उस रामलीला में कभी वो भी खेलें। 2-3 दिन पहले बिल्कुल डिसाइड हो गया था कि वो मारीच का रोल प्ले करेंगे उस रामलीला में। मेकअप वगैरह हुआ था, 2 घंटे रिहर्सल के लिए गए थे, लेकिन फिर एन मौके पर शिव सैनिकों ने वहाँ पे हस्तक्षेप किया और कहा कि साहब, एक मुस्लिम कैसे रामलीला के अंदर कोई पात्र प्ले कर सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। 50 साल के इतिहास में इस गांव के ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुसलमान ने रामलीला में कोई कैरेक्टर प्ले किया हो। बस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो सपना था वो धरा का धरा रह गया। काफ़ी हंगामा हुआ, 2 दिन से अखबारबाजी हो रही है। आज इस पे अंशुल चतुर्वेदी ने बहुत अच्छा पीस लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरा इसमें मानना ये है कि अब भारत, अगर हम 21वीं शताब्दी में हैं, अगर हम दुनिया के सबसे सुदृढ़ और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस राष्ट्र बनना चाहते हैं, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम सबका उद्धार है, राष्ट्र की तरह और नागरिकों की तरह। तो इन छोटी बातों से उठना पड़ेगा हमें आगे। हम हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो कभी पनप नहीं पाएंगे, जिसको कहते हैं विल नेवर बी एबल टू प्रॉस्पर, एंड इंडिया विल नेवर बी एबल टू
really, get its rightful place in the comity of nations. As we keep proclaiming and talking about, that we are such a great civilization, we are a billion plus country, we are an economic superpower waiting to happen. All those will only happen if we are socially a coherent, cohesive country. And with incidents like these, we really deal a blow to that thought, that concept of India. तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस तरह की बातों पे। और उसी से जुड़ी हुई ये दूसरी खबर है जो कि बिसादा में वो दादरी वायलेंस में मोहम्मद अखलाक की जो पिछले साल हत्या हुई थी, उनके हत्या के आरोपी में से एक रवीन सिसोदिया को कल फाइनली उनके अंतिम संस्कार हो गए। सरकार और उन गांव वालों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन इस खबर ने कई ऐसे बिंदु उठाए हैं जिन पे हमें आज वापस से देखने की ज़रूरत है। और मैं लगातार दूसरे दिन इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने इस बात पे आपत्ति की है कि रवीन सिसोदिया के साथ बुरा हुआ होगा, ये जांच का विषय है। हो सकता है उनके साथ पुलिस ने अत्याचार किया जेल में, लेकिन क्या एक हत्या के आरोपी को, जिसने एक व्यक्ति को महज इसलिए मार दिया था कि गांव वालों ने सोचा कि वो बीफ खा रहा था या उसके घर में बीफ है, क्या उसको तिरंगे में लपेट के लाएंगे? क्या हम तिरंगा किस लिए होता है? तिरंगा होता है शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए। तिरंगे में बड़े जो देश के महान नेता रहे हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनको अंतिम विदाई, अंतिम सलामी तिरंगे में लपेट के दी जाती है। तो हम कितने केसेस होते हैं, कितनी बात करते हैं ट्राई कलर का अपमान नहीं हो, ट्राई कलर का मिसयूज नहीं हो। सॉरी टू से, मुझे तो ये ट्राई कलर का मिसयूज लगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी समझ, अगेन जो हमारा थोड़ी सी नासमझी है। हम एक राष्ट्र हैं, उन्मादी भीड़ नहीं है। वी कैन नॉट बिहेव लाइक अ मॉब। और इस तरह के धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर, और ये तो धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये तो निहायत ही क्या बताएं, अहमकाना सा मुद्दा है। इस नासमझी का परिचय है। दीज आर नॉन इश्यूज। और जब तक हम नॉन इश्यूज में फंसे रहेंगे एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रियली मूव फॉरवर्ड। अगेन द सेम थिंग। खैर, हम लौटते हैं भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर। 2-3 बड़े अच्छे ओपिनियन पीसेज हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक ओपिनियन पीस लिखा है राजमोहन गांधी ने, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। एक रेजिलिएंट एडवर्सरी कांति वाजपेयी का पीस है टाइम्स ऑफ इंडिया में। दोनों एडिट पेज पे पीसेज हैं, एक एक्सप्रेस के, एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे। राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। उनकी बातों में, उनकी सोच में, उनकी अभिव्यक्ति में, उनकी राइटिंग्स में महात्मा गांधी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत नज़र आता है। उनकी सोच भी बहुत प्रभावित होती है अपने ग्रैंडफादर की सोच से, उनकी थिंकिंग से। और उन्होंने क्लियरली यही बात लिखी है कि देखिए, आवश्यकता ये है कि भारत पाकिस्तान का संदर्भ हो, चाहे हमारे अंदरूनी समाज का संदर्भ हो, आवश्यकता इस बात की है कि पूरा हम काम डाउन फील करें। कोई तैश में आने से, पैशंस रनिंग हाई, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प अस। एंड इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन पीस। अगर मेरे पास अगर समय हो तो मैं आपको उसकी 1-2 लाइनें भी पढ़ के सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। राजमोहन गांधी ने लिखा है कि calm down and think coolly in this time of surgical strikes, hysteria, hostility to dissent, frankness, debate, questioning must follow. तो वो कहते हैं कि हिस्टीरिया, उन्माद, एक शत्रुता का भाव, हॉस्टिलिटी की बजाय हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए और ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए और ऐसे थॉट्स को एनकरेज करना चाहिए जो डिबेट को एनकरेज करें, स्पष्ट साफ गोई को एनकरेज करें, सवाल पूछने की जो परंपरा है उसको एनकरेज करें। सो अगेन अ वेरी नाइस पीस और वेरी नाइस पीस। और कांति वाजपेयी का जो पीस है वो भी बहुत अच्छा है, रेजिलिएंट एडवर्सरी। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से हमको एक ये ज़रूर हुआ है कि हमारी कहीं ना कहीं आत्मा को, जिसको कहते हैं ना, उसको ठंडक पहुंची। एक देश में गुस्सा था कि पाकिस्तान जब चाहेगा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर लेगा, उरी में घुस आएगा, बम्बई हमले कर देगा, पठानकोट में कर देगा, और हम हमेशा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसको आइसोलेट करने का प्रयास करते रहेंगे क्या? हम सिर्फ राजनयिक भाषा में ही जवाब देंगे क्या उसके मर्डरस इरादों को? तो वो कहीं ना कहीं ठंडक पहुंच गई सर्जिकल स्ट्राइक से। बट क्या रियली सर्जिकल स्ट्राइक कोई सोल्यूशन है? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तक का जो इतिहास बताता है, पाकिस्तान कांति वाजपेयी के अनुसार, और मैं उनसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बहुत ही रेजिलिएंट एडवर्सरी है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला। उसने ठान रखा है भारत को धीरे धीरे ब्लीड करने का, भारत को नुकसान पहुंचाते रहने का, और उसके इरादे बड़े पक्के रहते हैं। और उसको कितने नुकसान हुए, 1965 की वॉर में शिकस्त खाई, 1971 में वो एक नुकसान में रहा, बांग्लादेश बन गया, कारगिल में उसकी इमेज दुनिया में बहुत नहीं बढ़ी। जब भी इस तरह के मौके होते हैं उनको लाभ नहीं होता, लेकिन वो एक बड़ी रेजिलियंस के साथ, क्योंकि उनकी पूरी थॉट प्रोसेस गियर्ड रहती है कि हाउ टू हर्ट इंडिया। तो कांति वाजपेयी के अनुसार, और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ,
भारत सिर्फ एक ही तरह से पाकिस्तान को डिफीट कर सकता है अल्टीमेटली, या पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ सकता है या समझा सकता है, या हम एक टेबल पे आ सकते हैं अगर हम इकोनॉमिकली आर्थिक शक्ति की तरह से इतने मजबूत हो जाएं कि पाकिस्तान को हमारे साथ झगड़ते रहने में बहुत बड़ा नुकसान नजर आए और हमारे साथ दोस्ती रखने में उनके लोगों को बहुत बड़ा फायदा नजर आए। सो अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, मोबिलाइजेशन करें ट्रूप्स की, लेकिन फाइनली वन नीड्स टू सिट डाउन एंड फाइंड सम काइंड ऑफ सेटलमेंट। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। सीज फायर एक बड़ा अच्छा और पीस है एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में जो इसी तर्ज पे है। एक बहुत बढ़िया पीस अब्बास नासिर ने लिखा है, बीबीसी उर्दू सेवा और एशिया पैक के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे पहले, टू मच ऑप्टिमिज्म। उनका पीस मैं ज़रूर आपको जिक्र करूंगा, मेरे पुराने सहयोगी रह चुके हैं। एंड व्हाट ही हैज़ रिटन इन डॉन दैट जो बीच में बात चली थी अभी 2-1 दिन पहले कि साहब नागरिक नवाज शरीफ ने आर्मी लीडरशिप को बुलाया पाकिस्तान की, उनको ताकीद किया कि आप एक्शन लीजिए, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, नॉन स्टेट एक्टर्स को काम नहीं करने दीजिए और उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये सब बात कितनी सही है, क्योंकि डॉन ने इस बारे में स्कूप किया, अगले दिन ही कुछ अखबारों ने इसका खंडन कर दिया। तो फिर सही बात क्या है? तो उन्होंने कहा सही बात शायद ये है कि हम स्मॉल मर्सीज पे जिंदा है एज पाकिस्तानी पीपल। थोड़े बहुत भी सुधार होता है तो हमें उससे खुशी होती है, अगर थोड़ा बहुत भी इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब्बास नासिर ने ये भी लिखा है कि इन सब बातों को कई लोग अलग अलग तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि साहब किस तरह से वहाँ पे इस महीने 28 तारीख को एक बड़ा एक्स आर्मी मैन का सम्मेलन होने वाला है इस्लामाबाद में, फिर 30 अक्टूबर को इमरान खान ने शटडाउन स्ट्राइक की बात की, और लोग इसको जोड़ रहे हैं 27 नवंबर को राहिल शरीफ जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो क्या मिलिट्री की तरफ से कोई कू की तैयारी हो रही है? क्या नवाज शरीफ उससे पहले अपने आप को असर्ट कर रहे हैं? अब्बास का मानना है कि वो ऐसा नहीं सोचते, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका मानना है कि नवाज शरीफ धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं संबंध सामान्य हो, ये जो तनाव की स्थिति है ये कम हो, और राहिल शरीफ 27 नवंबर को जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, एंटी टेरर एक कैंपेन चलाई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे टेररिस्ट, उनके खिलाफ, और उसमें कामयाबी पाई है, वो उस ग्लोरी में, उस आभा मंडल में ही सेवानिवृत्त होना, रिटायर होना ज़्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत इस तरह की एक विवाद में पड़ने की वजह से और विवाद में पड़ने के कारण। बस ये इंडिया पाकिस्तान संबंधों पे थी। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जिस पे मैं आपका ध्यान आज आखिर में आकर्षित करना चाहता हूँ। जो खबर डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। अमेरिकी इलेक्शंस हो, दुनिया में उसकी धूम मची हुई है, 1 महीना करीब बचा है अमेरिकी इलेक्शंस को। कल दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट है हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और इस दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले एक टेप हाथ पड़ा है वॉशिंगटन पोस्ट के, और उन्होंने वो टेप छापा है। वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की अपने एक मित्र के साथ, जिसमें उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, और उसको लेके पूरी अमेरिकी प्रेस में बड़ा बवाल मचा हुआ है, बिकॉज देयर इट्स अ वेरी एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ लैंग्वेज विच ही हैज यूज्ड, वेरी चीप आई मस्ट से। अब उसको डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसे कह के डिसमिस करने की कोशिश की है कि ये तो एक प्राइवेट बैंटर था, लॉकर रूम टॉक थी 2 लड़कों या पुरुषों के बीच में, उसको इस तरह से पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। और बिल क्लिंटन ने तो मेरे साथ गोल्फ कोर्स में इससे भी ज़्यादा घटिया बातें की हैं। तो ये क्या घटियापन का कंपटीशन हो रहा है? कौन ज़्यादा हल्की बात कर सकता है, कौन ज़्यादा निम्न स्तर पर गिर सकता है, इस बात का कंपटीशन हो रहा है क्या बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में? ज़्यादातर टीकाकारों का और समीक्षकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस रेस में बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। और कल की डिबेट, जिसमें लोगों का मानना था कि उनका जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहली डिबेट में वो पिछड़ गए थे। 3 डिबेट्स होती हैं प्रेसिडेंशियल जो अमेरिकी चुनावों के रिजल्ट्स को काफ़ी प्रभावित करती हैं। पहली डिबेट में वो पिछड़ गए थे, दूसरी डिबेट में उनका आगे निकलना बहुत आवश्यक था। लेकिन अब इस नए विवाद के साए में जब वो तीसरी डिबेट में जाएंगे, जब तक वो कोई बहुत कन्विंसिंग उत्तर अपनी इस तरह की भाषा और सोच के संदर्भ में नहीं दे पाएंगे, तो शायद अब ट्रंप हिलरी को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि सितंबर 3rd वीक था, न्यूयॉर्कर जो बड़ा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है अमेरिका का, September 3rd week was the closest that Trump had come to Hillary Clinton. Their difference had narrowed down to merely 1 percentage point. Hillary just had a 1 percentage point lead. But पिछले 3-4 हफ्ते से Trump is slipping and slipping big time. तो वो काफ़ी पिछड़ गए, और लगता ये है कि अब इस तरह के विवाद जो पिछले 1 हफ्ते में पहले उनका टैक्स के संदर्भ में आया कि वो टैक्स चोरी करते थे, 900 से ज़्यादा मिलियन डॉलर्स का उन्होंने घाटा दिखाया था 1995 में, 18 साल से टैक्स नहीं दिया, फिर उनके इस तरह के कमेंट्स, और जिस तरह से पहली डिबेट में वो बड़े ही मतलब क्या तुनाहट में नजर आते थे, मतलब खींचे हुए से नजर आते थे, उनके पास कोई तर्क नहीं होता था अच्छा हिलरी के सामने। और जैसे बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस हिलरी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। एंड इन द एंड आई स्ट्रांगली फील, दिस इज एन इलेक्शन
वेयर अमेरिका विल बी इलेक्टिंग इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। और आज यही बात की कही गई है अमेरिकी एक अखबार में कि आपको अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चाहिए कि ऐसा आदमी चाहिए जो महिलाओं का इस तरह से अपमान करता हो। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें अमेरिकी जनता विल बी चूजिंग द लेसर ईविल, और उनके पास कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउट होगा नहीं। ट्रंप हैज़ रियली ट्रम्प्ड हिमसेल्फ इन मोर वेज देन वन। तो बस ये थी आज सैटरडे की खास खबरें। आखिर में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल को कल एक और तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, तो देखिए क्रिकेट में सुधार होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो किस्सा कल उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे अगर कोई और डेवलपमेंट होता है। फिलहाल मुझे यही अनुमति दीजिए। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड प्लीज लॉग ऑन टू editplatter.com, जो आपके लिए उपलब्ध है अंग्रेजी में एंड ऑफ कोर्स इन हिंदी फॉर द बेस्ट न्यूज पिक। जरिया सर्वश्रेष्ठ खबरों का जरूर देखिए। नमस्कार, हैव अ गुड डे।